में बड़ी बहस का मुद्दा। हमारे साथ पाकिस्तान से दिन न्यूज के एंकर अब्दुल कद्दूस जुड़ गए हैं, उनके साथ उनका पैनल है। अब्दुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं विजय जौली, बीजेपी के नेता, शीलकांत शर्मा एक्स डिप्लोमैट हैं, पूर्व राजनयिक हैं, कर्नल रिटायर्ड अनिल कौल रक्षा मामलों के जानकार यानी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आप भी अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराएं और आपके पैनल के लिए एक सवाल मेरे पास है और वो ये कि जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि आखिर ज़कीउर रहमान लखवी के मामले में ये गंदा खेल, ये डर्टी गेम जो है पाकिस्तान की हुकूमत क्यों खेल रही है, और ये डर्टी गेम शब्द जो है ये आप ही के अखबार द नेशन ने इस्तेमाल किया है 14 मार्च के अपने एडिटोरियल में, जिसमें उन्होंने कहा है कि लखवी के मामले में सारा दारोमदार सरकार जो है, आपकी हुकूमत जो है वो अदालतों पर डाल देती है, जबकि उसके खिलाफ एविडेंस जुटाना, सबूत जुटाना इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है और उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत है आतंक को लेकर, आतंकवाद को लेकर। जानबूझकर वो ये गंदा खेल खेल रही है। आप ही के अखबार के एडिटोरियल कहते हैं, द नेशन का एडिटोरियल 14 मार्च का मैं आपको दिखा रही हूं। इस पर आपके पैनल का जवाब चाहूंगी और आपके पैनल का इंट्रोडक्शन। जी, बहुत शुक्रिया शीतल। हम यकीनन जो गंदी बातें हैं उनसे पहले कुछ अच्छी बातें करेंगे और जो हमारे साथ पैनल में मौजूद लोग हैं उनका आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाऊं। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल मोहम्मद जावेद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं और आपके साथ सरहद पार में प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शौकत बसरा साहब, पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पे ये तमाम जो हमारी सियासी बरादरी है उसकी नुमाइंदगी करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ जगहों में पाकिस्तान के लिए सर्व कर चुके हैं। तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। जो सवाल आपने उठाया कि ये जो डर्टी खेल है और जिसको आपने गंदा खेल के हवाले से तस्करा किया, पूछ लेते हैं जनरल साहब। पहले तो ये जो उनका वर्ड्स थे, उन्होंने कहा कि हमारे एक अखबार ने इसको यूटिलाइज किया है। हुकूमत का अदालतों पे क्या इन्फ्लुएंस होता है और क्या वाकई हमारी हुकूमत इस वक्त इस मौके पे बिलखुसूस लखवी साहब के मामले में अदालतों पे इन्फ्लुएंस डाल रही है? पहले तो मैं शीतल साहबा से ये कहना चाहूंगा कि अच्छी बच्चियां डर्टी गेम्स की बातें पब्लिकली नहीं करती। सर, जनरल साहब, जनरल साहब, जनरल साहब, जनरल साहब, जनरल साहब, जनरल साहब में मीडिया की, जनरल साहब, आपने मुझे बच्ची कहा, मैं उसका एहतराम करती हूँ। आप मुझसे बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, लेकिन फौजी हैं, लेकिन ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये आप ही के अखबार, मकबूल अखबार द नेशन के एडिटोरियल के वर्ड्स हैं और एडिटोरियल बच्चे नहीं लिखा करते हैं। मैं ये कहता हूं कि अच्छे बच्चे फिर जो गंदी बातें उनको दोहराते भी नहीं घर आके। तो मैं इससे आगे चलना चाहता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया बहुत वाइब्रेंट है और आपको ये इल्म होना चाहिए, दी नेशन एक बहुत पेट्रियाटिक न्यूज़पेपर है। ये मजीद नज़ामी मरहूम साहब का न्यूज़पेपर है और इसकी एक बहुत क्लियर लाइन है और एक प्रो पाकिस्तान, एक टोटली डेमोक्रेटिकली ओरिएंटेड, एक पेट्रियाटिक न्यूज़पेपर इतनी आजादी से लिखता है तो आप उस आजादी का एतराफ, उसको एप्रिशिएट करें, उसका एहतराम करें। हम ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदालतों का एहतराम किया जाता है। जहां तक प्रोसिक्यूशन का तल्लक है तो आपके 10,000 मुकदमे हैं इसी तरह के जो आपकी प्रोसिक्यूशन उसको प्रोसिक्यूट ही नहीं कर रही। सो हम ये कह रहे हैं कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म रहा है 3-4 एडिटोरियल का इतना पेट्रियाटिक अखबार आपका, जनरल साहब, यहाँ अकाउंटेबिलिटी है। जनरल साहब, आपका इतना पेट्रियाटिक अखबार, आपके देश के नामी गिरामी अखबारों में से एक, तो उसके एडिटोरियल का भी एहतराम कर लीजिए कुछ। अगर वो ये इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी तो नोटिस करिए कि कुछ तो सोचकर लिख रहे होंगे। शीतल, आप सही कह रही है जी। एक अखबार का ओपिनियन है, यहाँ कोई 400 अखबारात हैं, हम इसका भी एहतराम करते हैं और बाकी अखबारात पर की करते हैं। हम फैक्ट्स ऑन ग्राउंड की तरफ चलते हैं, फैक्ट्स ऑफ द मैटर पे चलते हैं। फैक्ट्स ऑफ द मैटर ये है कि इनके खिलाफ जो मुकदमा है अदालत ने उसमें फैसला कर दिया। उसके बाद आपने हमारे हाई कमिश्नर साहब को तलब किया, हमने आपके हाई कमिश्नर को बुला के, डिप्टी हाई कमिश्नर को बुला के डिमार्श दिया। ये डिप्लोमेटिक एक इशू है। 4, 5, 6 पैरेलल लाइंस पे
पाकिस्तान हिंदुस्तान के रवाबत चलते हैं, तो एक सिंगल खबर, सिंगल एडिटोरियल, सिंगल न्यूज आइटम के ऊपर हम अपनी डिस्कशन को उस्तवार नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान एक आजाद मुआशरा है और यहाँ पे आपने देखा है कि अगले दिन उनको फिर नक्शे अमन की वजह से कि कहीं अमन में फर्क न पड़े, लखवी साहब को दोबारा उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया उनके मूवमेंट को। तो ये एक बहुत पॉजिटिव थिंग है तो कि हम उसी को तो गेम का नाम दिया गया है, उसी को तो गेम का नाम दिया गया है। और ये तो इस मुआशरे की खूबसूरती है कि हम खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी कर रही है। शीतल, आपके पैनल से एक छोटा सा सवाल है, कतर कराने के लिए माजरत, आपके पैनल से सवाल है, जरा इस पर डिस्कस कीजिएगा कि किसी भी मुल्क का जो जुडिशियल सिस्टम है अगर वो काम कर रहा है तो उसका किस हद तक एहतराम होना चाहिए, क्या उसको काम करने देना चाहिए या फिर हुकूमतों को अपने तौर पे फैसले करने हैं? विजय जौहरी जी इसका जवाब देंगे। देखिए, अभी मैंने सुना और जनरल साहब की बात को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं सबसे पहले तो ये जरूर बता देना चाहता हूं जनरल साहब को और पाकिस्तान के अवाम को, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पूर्व के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन यह भी सच है कि 26 नवंबर 2008 को जो मुंबई के अंदर आतंकी हमला हुआ, 166 लोग उसमें मारे गए और 308 लोग वुंडेड हो गए, जख्मी हो गए। अब उसके आतंकी को 7 दिसंबर 2008 को पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप से पकड़ती है और पकड़ने के बाद 1 साल के बाद, पहले नहीं, 7 दिसंबर 2008 को पकड़ती है और मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंगली 25 नवंबर 2009 को ये जिनका आपने जिक्र अभी किया उनको चार्जशीट किया जाता है और चार्जशीट करने के बाद कभी उनको बेल दी जाती है, कभी जो पुख्ता तथ्य कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आपकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को रखने हैं, उनके रखने के अभाव में, माफ करिएगा, बच्चा भारत का हो या पाकिस्तान का हो, वो बच्चा इंसानियत का है। इसलिए जो पेशावर के अंदर घटना घटी और जिसके अंदर 132 स्कूल चिल्ड्रन 16 दिसंबर 2014 की घटना में मारे गए, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। लेकिन मैं सर आपकी हुकूमत से, आपके लॉ एंड ऑर्डर से, आपकी जुडिशरी से, आपकी पुलिस से इस बात की आशा रखता हूं कि जो आतंकवाद का खेल अगर पाकिस्तान में खेलता है या भारत में खेलता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम पाकिस्तानियों को प्यार करते हैं, लेकिन अगर मेरे लोग मारे जाएंगे, अगर मेरे नौजवान निहत्थे उनकी गर्दनें काट दी जाएंगी, तो इसका करारा जवाब हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की सेना भी देने से चूकेगी। बिल्कुल ठीक है। जी विजय चौधरी साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की और बड़ा कम्प्रीहेंसिव आपने जवाब दिया। 166 लोग वो मुंबई अटैक्स की सूरत में जाबहक हो या फिर पेशावर अटैक की सूरत में, वो पाकिस्तानी या इंडियंस नहीं है, वो सबसे पहले इंसान है। हमें ये देखना है इंसानियत का अगर कोई जुल्म होगा तो यकीनन हम भी उसको कंडेम करेंगे। पहले जरा इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अजमल कसाब को इंडियंस ने वहीं पे पकड़ लिया, बड़ा अच्छा किया, बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी वहां पे फोर्सेस की कि एक अटैकर आया, उसको गिरफ्तार किया, उसका ट्रायल हुआ, उसको सजा हुई। जरा ये बताइएगा कि उसने एक बाले जुर्म भी किया, उसके सजा के लिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने कितना किया? बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी वहां पे फोर्सेस की कि एक अटैकर आया, उसको गिरफ्तार किया, उसका ट्रायल हुआ, उसको सजा हुई। जरा ये बताइएगा कि उसने एक बाले जुर्म भी किया, उसके सजा के लिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम ने कितना टाइम लिया, जबकि सारी चीजें मौजूद थी वहां पे। मेरे हिसाब से जो आपने सवाल किया है ये बहुत अहम सवाल है। जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम एज यू कॉल इट, पाकिस्तान जुडिशियल सिस्टम और इंडियन जुडिशियल सिस्टम एक जैसा ही है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग विच वॉज देयर जो 47 से पहले था। लेकिन आज की तारीख में खास तौर से जहां टेररिज्म की बात है और आतंकवादी की बात है, ये लॉ और ये सिस्टम मेरे हिसाब से नाकाम है। क्योंकि अगर आप उसको अपील टू अपील के टाइम लगाते रहते हैं, अल्टीमेटली क्या होने वाला है
क्योंकि जिसने ये कार्रवाई करी है, जैसे जॉली साहब ने बोला है, चाहे वो हमारे बंदे मर रहे हैं चाहे आपके बंदे मर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि जो ये कर रहा है वो करने के बाद भी फ्री हो रहा है, उसको अंदर करना और उसको सजा दिलाना बहुत जरूरी है। और ये हमारा सिस्टम चेंज, दोनों तरफ सिस्टम चेंज की जरूरत है। देखिए जो कर्नल साहब ने अभी कहा है, कर्नल कौल साहब ने कहा है, मैं इनकी बात में ये ऐड करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। कसाब 2008 में उसने मुंबई हमला किया और 2012-21 नवंबर को हाई कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 4 साल के अंदर जुडिशियल ड्यू प्रोसेस को फॉलो करने के बाद उनको फांसी की सजा दी गई। लेकिन आप बताइए 2008 में जिस ये लखवी साहब को आपने पकड़ा, आज 7 साल बीतने के बाद भी कभी उसको बेल मिलती है, कभी उसकी बेल वापस ले लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी जुडिशियल सिस्टम इन पाकिस्तान इज इंडिपेंडेंट टेररिस्ट भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं जो पेशावर जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। प्लीज ये मेरी आपसे प्रार्थना है। विजय साहब आपने बड़ा अच्छा खूबसूरत सवाल, विजय साहब आपने इंफॉर्मेशन बेस्ड बड़ा अच्छा और खूबसूरत सवाल रेज किया है। इस सवाल का जवाब मैं अपने मौजूद जो पैनल में हमारे एनालिस्ट हैं उनसे लेता हूं। इमरान मलिक साहब, जो पॉल साहब की बात थी वो भी बड़ी खूबसूरत थी। उन्होंने कहा कि जी जो जुडिशियल सिस्टम है ये थका हारा हुआ सिस्टम है, इसमें एक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। बात बहुत आगे बढ़ गई है, दहशतगर्दी का मामला है, लोग जिनके अहले खाना, जिनके प्यारे मारे जाते हैं वो इंसाफ के लिए तड़प रहे होते हैं। ये बताइएगा, एक जानिब ये मामला है, हमें अपने सिस्टम्स को इंप्रूव कैसे करना है। और विजय साहब ने जो बात की कि उनके यहाँ 4 साल में मुजरिम का इकबाल जुर्म भी मौजूद है, वहां पे तमाम एविडेंसेस भी मौजूद है, डायरेक्टली वो इन्वॉल्व है, 4 साल में उसको सजा हो जाती है। हमारे यहाँ लखवी साहब को अभी तक सजा क्यों नहीं हुई? अच्छा, वो मैं उस पर बाद में आता हूँ और अगर पहले हम एक बात कर लें, आई थिंक इस सारे डिस्कोर्स को वी मस्ट ब्रिंग अ बैलेंस्ड अप्रोच टू सैनिटी इफ यू कैन कॉल इट। एक साइड से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो दोस्त सरहद पार से बात कर रहे हैं वो सब के सब सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे के जो इंसिडेंट था, विच वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, उसके ऊपर उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है। क्या ये हमें यही बात बताना चाहिए? नहीं, ये तो होगा ही ना अब्दुल, ये तो होगा ही, क्योंकि आज हम बात ज़कीउर रहमान लखवी पर कर रहे हैं, उसके रिहा होने पर फिर उसको वापस डिटेन करने पर कर रहे हैं, तो मुंबई हमले की बात तो उठेगी नहीं उठेगी। प्लीज लेट आप मेरी अर्ज से सुनिए ना, शीतल सुन ले, उसके बाद आप बात सुनिए ना, शीतल सुन ले, उसके बाद हम आपका काउंटर आर्गुमेंट देते हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये प्रिंसिपल जो है ये आप समझौते एक्सप्रेस इंसिडेंट के ऊपर आप लगाएं, तो आप जितने इल्जाम आप पाकिस्तान के ऊपर लगा रही हैं या आपके पैनलिस्ट लगा रहे हैं वो सब के सब रिवर्स में उधर इंडिया के ऊपर लगते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर एक बात आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सही नहीं हो रही है, तो वैसे ही एक बात इंडिया में है जो कि सही नहीं हो रही है, तो हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच करके चलना चाहिए और इस बात पे हमें एग्री करना चाहिए कि दोनों जानिब से जहां जहां पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, आपकी जबान में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वहां पे इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं होना चाहिए, इंसाफ अगर होना है तो खाली पाकिस्तानी मुल्जिमों के ऊपर नहीं होना चाहिए, होना चाहिए पाकिस्तानी मुल्जिमों पर इसके साथ साथ हिंदुस्तान में जो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम लगा है उनके ऊपर भी तो होना चाहिए। स्वामी असीम आनंद साहब कहां पे हैं इस वक्त? जी कर्नल पुरोहित साहब क्या कर रहे हैं? सर कैन आई इंटरवीन फॉर अ मिनट प्लीज? चलिए आगे। 13 दिसंबर 2001 को इंडिया की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है और उस अटैक का जो प्रमुख आरोपी है मौलाना मसूद अजहर साहब, उनके लिए आपकी सरकार उसको वहां पर पब्लिक मीटिंग करने देती है, उसके लिए ट्रेन चलती है ताकि उसकी रैली के अंदर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान का अवाम आ सके। सर आप बताइए, अभी 2015 है, 2001 के अंदर भारत की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक का प्रमुख आरोपी मेरा पाकिस्तान का एक नागरिक मसूद अजहर आज भी आपकी धरती पर खुलेआम घूम रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है, और ये प्रार्थना इसलिए अगर कोई भी मरता है, चाहे वो पाकिस्तानी भाई मरे, चाहे मेरा हिंदुस्तान का नौजवान मरे, वो इंसानियत मरती है। और इसलिए आपकी सरकार को, आपकी हुकूमत को, आपकी मिलिट्री को, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको दहशतगर्दी फैलाने वाले लोगों को तुरंत टेररिज्म के कोर्ट्स के अंतर्गत उनके खिलाफ चार्जेस लाकर उनके
कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये कांड, पेशावर जैसे कांड होते रहेंगे। मैं आप पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, मैं तो आपको तथ्य बता रहा हूं। इफ यू तथ्य, ठीक है। अब्दुल, मैं ये कहना चाहूंगी, अगर इसको बातचीत को हम और आगे बढ़ाएं तो जो मैं फिर वापस द नेशन के एडिटोरियल पर आऊंगी, आपके सवाल को मैं पुट करता हूं शौकत बसर साहब की तरफ। शौकत बसर साहब, विजय चौधरी साहब ने फिर वापस द नेशन के एडिटोरियल पर आऊंगी, क्योंकि आपका बड़ा मकबूल अखबार है। इसमें आखिर में ये लिखा हुआ है, even if we buy the claim that there is insufficient evidence to convict him for 26/11 attacks, there has to be enough evidence to convict him for lesser terrorism charges. He was arrested from a training camp of a banned militant organization. और यही अखबार लिखता है कि जेल में, अदियाला जेल में उसको शाही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ज़कीउर रहमान लखवी को, और बीबीसी की रिपोर्ट में भी आया है। चलिए हम द नेशन को अलग रख देते हैं कि एक ही अखबार को हम क्यों कोट कर रहे हैं, बीबीसी की रिपोर्ट में भी आया है। मुझे एक मौका दीजिएगा। मैं जरूर शौकत बसर साहब से जवाब लेता हूं इसका, लेकिन खुशी होती कि हम इस एडिटोरियल से बहुत पहले आगे निकल चुके थे, तो आगे का सफर जारी रखते हैं। बसर साहब, आगे निकलने का सवाल ही नहीं। ये जो प्रोग्राम है सरहद पार, इसका मकसद बड़ा एक अच्छा मैसेज देना चाहिए हमें दोनों इंडिया की आवाम को भी और पाकिस्तान की आवाम को। बल्कि मैं ये अक्सर देखता हूँ कि इस प्रोग्राम में यूं लगता है जैसे तेल की बोतल लेकर बैठे हैं। और खास तौर पे शीतल, माइंड नहीं कीजिएगा कि आप जिन पार्टिसिपेंट्स को बुलाती हैं, पता नहीं उनका प्रॉब्लम क्या है कि वो वही जुबान, वही रवैया, वही एटीट्यूड मेरी समझ से बाहर है कि आप लोग आकर पाकिस्तान को जो आज आजाद हुए इतना अर्सा हो गया, उसको आज भी आप तस्लीम करने से इनकारी हैं। मैं शीतल सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूं, गुजारिश ये है कि क्या किसी की ख्वाहिशात पर या किसी की डिक्टेशन पर अदालतें फैसले देती हैं? पाकिस्तान की अदलिया एक आजाद अदलिया है, वहां पर केस आया हुआ है, वहां पर एविडेंस होगी। आप चाहते हैं कि जो डिक्टेशन आप थानेदार बनने के बाद जेल की बात बताइए ना, जेल में शाही ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है? कि उसको माली फोबिया हो गया है, मालिया खोलिया उसको कहते हैं। सुन तो ले, मेरी बात सुन ले, ख्वाहिश नहीं है, मेरी गुजारिश सुन ले, आप शीतल में गुजारिश सुन ले, आप अपने और सिक्योरिटी काउंसिल में साफ कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन बैन है और वो आदमी पाया गया है बैन ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रेनिंग देता हुआ पाया गया, और उसके बाद आपके कोर्ट में मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बात सुनिए ना, आपका यही प्रॉब्लम है, आप लोग बात सुनने के आदी नहीं है। इंडिया का प्रॉब्लम यह है कि सिवाय झूठ बोलने के इल्जाम, देखे ना वो कैसे पंजाबी में चोर रड़े चतर, आप लोग चोर भी बनते हैं और चतर भी बनते हैं। भाई गुजारिश ये है कि आप मुझे बताइए, आपने कश्मीर में कितने मुजालम ढाए, बाबरी मस्जिद में क्या किया, खालिस्तान में क्या किया। आपके अखबारात अजमल कसाब के केस को उठाकर देख लीजिए शीतल, उसमें कहा गया कि कोई एविडेंस मौजूद नहीं थी, और आप यहां पर अपने घर को संभालिए, घर को साफ कीजिए। वहां पर आए दिन जिस तरह बेहुरमती हो रही है मस्जिदों की, जिस तरह कश्मीरियों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, आप मुझे बताइए, यहां पे तो चले मुलजम पकड़ा गया, चलिए किस तरह हमें झूठ की बात कहने वाले किस तरह आला दर्जे के झूठे हैं और झूठ बोलते आए हैं, इसे हम बेनकाब करेंगे एक ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद अपने पैनल के पास जो पाकिस्तान में है उनके पास भी चलेंगे, हमारे पैनल से भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। झूठ का आरोप सरहद पार से आया, पाकिस्तान से आया, लेकिन किस तरह 26/11 के मसले को लेकर उसमें जो लिप्त लोग हैं, जो दोषी हैं, आरोपी, उनको बचाने के लिए किस तरह पाकिस्तान ने किस हद तक झूठ बोला है, किस हद तक पाकिस्तान गया है, इस पर रोशनी डालेंगे शीलकांत जी, और उसके बाद हम चलेंगे लाहौर दिन न्यूज के पैनल के पास। जो बॉम्बे अटैक हुआ था उसका टेलीविजन में प्रसारण हो रहा था, और आपके यहाँ के लोग उस टेलीविजन का यूज करके इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो वो तो एविडेंस खुलेआम दुनिया के सामने था। वो जो कसब पकड़ा गया है, वो जो जिस पुलिस कांस्टेबल ने पकड़ा था उसने अपनी जान दे दी थी और वो फंस गया था, इसलिए कसब निकल नहीं पाया। तो ये सब तो टेलीविजन पे कैद है, इस पे आप कैसे कह रहे हैं कि झूठा है? खैर, आपकी आदत है झूठ बोलने, मतलब हर बात को झुटलाने की। दूसरी बात, आप जुडिशियल दे दी थी और वो फंस गया था, इसलिए कसब निकल नहीं पाया। तो ये सब तो टेलीविजन पे कैद है, इस पे आप कैसे कह रहे हैं कि झूठा है? खैर, आपकी आदत है झूठ बोलने, मतलब हर बात को झुटलाने की। दूसरी बात, आप जुडिशियल उसकी बात करते हैं, लेकिन जज के सामने जो प्रोसिक्यूशन का काम है वो तो आपकी सरकार के जिम्मे है, और जो आपने प्रोसिक्यूशन जो केस डाला है उसमें बात ही नहीं कही है आपने कुछ। तो वो फिर 2009 से लेकर अब तक 9 बार तो आपके जज बदल चुके हैं। वो पहला जज जो बना था उसको तो मार दिया गया, उस पर क्या हुआ पता नहीं,
वो जज जो था जिन्होंने बेनजीर भुट्टो के केस के भी तहकीकात की थी, बाद में उस जज को मार दिया गया, उस पर आपने कुछ किया क्या, वो भी समझ में नहीं आता। तो ये आपकी पूरी जुडिशियल प्रोसेस जो है उसकी कहानी ऐसी निकल के आती है कि प्रोसिक्यूशन कमजोर है, प्रोसिक्यूशन कह नहीं रहे हैं कुछ, फिर हर बार जो लखवी को छोड़ा जा रहा है तो कभी कहते हैं कि उसको टेररिज्म के चार्जेस उसके लगते ही नहीं है। अरे अब जिसको टेररिज्म के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास आपने खुद ने पकड़ा है, उसके बाद वो कहते हैं नहीं टेररिज्म का नहीं लगता है आर्गुमेंट। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि अमेरिका में ब्रुकलिन में जो केस चल रहा है उसमें बराबर आया है कि आपके लोग इन्वॉल्व थे और वो टेररिस्टों के साथ बात कर रहे थे और ये जमात दुआ और एलईटी के लोगों के साथ बातचीत चल रही थी। तो पूरा जो किस्सा पाकिस्तान का बाहर निकल के आता है उसको देख के तो यही लगता है कि सब बिल्कुल लीपापोती चल रही है, जो भी चीज आती है उसको आप लपेट देते हैं और फिर हर चीज में आप ये चाहते हैं कि आपके यहां भी ऐसा है, तो पर्टिकुलर से जनरल करते हैं, फिर इंडिया को एक्यूज करते हैं, फिर बात को बढ़ाते चले जाते हैं। फोकस सिर्फ जो बॉम्बे अटैक का था उसके ऊपर था और उसके जो मुजरिम था उसके ऊपर था। 2010 में होम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी पाकिस्तान में, हमारे होम मिनिस्टर ने वॉइस सैंपल्स मांगी थी। आज 5 साल हो गए आपके आदमी वॉइस सैंपल ही नहीं दी, ये क्या है? चलिए अब्दुल इस पर जवाब ले लेते हैं आपके पैनल से। शीतल मैं एक बात कहूं, मुझे माशाल्लाह बहुत ज़हीन लगती है, लेकिन आप शरारत करती हैं। आप एंकर हैं, आप शरारत ना करें, आप सवाल करें। पहली बात तो यह है जो आपका पैनल है ना, उनको सिर्फ एक बात कहूंगा कि ऐ शीश महल में रहने वालों हम पर पत्थर मत फेंको, जब ये पत्थर वापस पलटेंगे तो शीश महल का क्या होगा। पहले आप अपने घर को साफ कर लें। हम सब लोग इस बात पे तो मुत्फिक हैं। अभी आपके एक पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात की कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। जुडिशियल रिफॉर्म्स करें बजाय इसके कि आप हमें ये कहें कि आपके जज ये फैसला करें, ये हमारी ख्वाहिश है, ये हमारी डिक्टेशन है। तो सिर्फ उसके ऊपर मैं कहूंगा कि जितनी बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां ऊपर अभी जो बेसिक एक कॉन्फ्रेंस हुई है यूएनओ के अंदर, अब उसमें अपना चैप्टर उठाकर देख लीजिए कि सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां भारत के अंदर हुई है, नंबर 1, और उसकी कोई पूछ नहीं है, कोई अदालत इवन के किसी से रजिस्टर्ड नहीं होते। हम इंसानी हकूक की खिलाफत की बात ममता के साथ और आपने नहीं किया, और ये ह्यूमन राइट्स की आप बात कर रहे हैं। आपके स्कूल में बच्चों को मार दिया गया, आपने किसी को नहीं पकड़ा, किसी को फांसी नहीं दी, और आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं। थोड़ा आप सोचिए जनाब, क्या कहां पहुंच गए हैं आप? मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा ये फर्क, पूरा इशू फर्क है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई जस्ट से वन थिंग? जी जनरल साहब से जवाब ले लें। एक मिनट, जनरल साहब से कहने से पहले एक थोड़ी सी बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, शील खान जी ने भी बोला है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मेरा नजरिया थोड़ा फर्क है। ये लखवी के रिलीज जो है ये लीगल और जो ये दाव पेंच हो रहे हैं एविडेंस के और इसके उससे कोई लेन देन नहीं है। असल में क्या बात है कि आपके जो चीफ ऑफ आर्मी है उन्होंने टेररिस्ट के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है और जो आपकी आईएसआई है वो टेररिस्ट की साथी है। ये आपस में आपका झगड़ा जो हो रहा है वो साफ नजर आ रहा है और लखवी को रिलीज करने में आईएसआई का हाथ है अगेंस्ट दी पॉलिसी ऑफ राहल शरीफ। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट नाउ देन एनी लीगल दाव पेंच जो लगा रहे हैं कि जी एविडेंस नहीं है, फलाना नहीं है। मेरे हिसाब से तो आपकी पाकिस्तान आर्मी में इम्प्लोजन हो रहा है। आर्मी एंड आर्मी और आईएसआई में फर्क मत डालें आप। जनरल साहब बड़ी देर से जनरल साहब आप रिप्लाई देंगे जी इनकी। जी अगर आप जरा थोड़ा सा तवक्कुफ करें, थोड़ा सा आप एक मतानत का इजहार हम करें और माहौल को बेहतर करें, तो पहली बात तो ये है कि जुडिशियल सिस्टम पाकिस्तान में बहुत बेहतर है और दिन ब दिन ये बहुत एक्टिव है, बहुत रिस्पॉन्सिव है और बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने अपने जुडिशियल सिस्टम से जो तवक्कुआत हैं बेहतरीन हैं, लेकिन जो भी वहां प्रोसिक्यूशन होगी वो एविडेंस बेस्ड होगी, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात जो आपने की, ये आपका एक बहुत घिसा पिटा थीम है कि पहले आपने कहा फौज और सियासी रहनुमा एक पेज पे नहीं है, अभी आपको फौज और आईएसआई में कोई स्प्लिट नजर आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप अपनी नजरों का और अपनी सोच का को मुआयना करवाएं।
हम मुत्तहिद कौम हैं और दिन ब दिन और मुत्तहिद होते जा रहे हैं। राहील शरीफ ने प्रूव किया है कि वो फील्ड कमांडर है और उनका जो विजन है क्लियर है। ISI का हेड जो है जनरल रिजवान अख्तर, आई हैव द ऑनर दैट आई हैव बीन एन इंस्ट्रक्टर ऑफ बोथ ऑफ देम, आई नो देम वेल। आपको मैं अश्योर करता हूं कि वो आप जो भी गलत काम करेंगे पाकिस्तान में, आपको बहुत एक सख्त जवाब मिलेगा। इसलिए और आप अगर हिंदुस्तान में गलत काम करेंगे तो आपको भी बहुत सख्त जवाब मिलेगा। करें आप गलतफहमी में मत रहिए कि वहां बैठ के आप गीदड़ बमकियां मारेंगे। अगर आप गलत काम करेंगे यहाँ पे, आपको भी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। प्लीज डोंट हैव द रॉन्ग इंप्रेशन बाय सिटिंग देयर एंड पासिंग रिमार्क्स लाइक दैट। आई मेड एन ऑब्जर्वेशन, देयर इज एन ऑब्जर्वेशन ऑन ग्राउंड। यू आंसर दैट। इतिहास गवा रहा है। क्यों जॉली साहब इतिहास गवा रहा है? साहब बड़े अदब के साथ आपके दरबार में कुछ फैक्ट रखना चाहता हूं और दोबारा उनको दोहराऊंगा। देखिए 13 दिसंबर 2001 को भारत की पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है और 2015 तक उसका मेन आरोपी पाकिस्तान में मजूर अजहर साहब घूमता दिखाई देता है। मैं आपको 26 नवंबर 2008 को मुंबई का अटैक होता है। 7 दिसंबर 2000 को रहमान साहब को आपके टेररिस्ट कैंप से पकड़ा जाता है। एक साल की बुनियाद बीतने के बाद उसको 25 नवंबर 2009 को चार्जशीट किया जाता है। 18 दिसंबर 2014 को पेशावर के हमले के 2 दिन के बाद उसी जाकी साहब को आपकी कोर्ट बेल दे देती है। 19 दिसंबर को उसकी बेल रिजेक्ट कर दी जाती है। फिर 7 जनवरी 2015 को जाकी की बेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिजेक्ट कर देता है और फिर 13 मार्च को जाकी साहब को फिर बेल मिल जाती है। क्या मजाक हो रहा है? और आज 15 तारीख को हमें जानकारी मिलती है जाकी साहब को दोबारा से पाकिस्तान की जेल में रखा जाएगा। सर मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे प्रार्थना है, किसी भी कंट्री के अंदर अवाम तब सुरक्षित रहता है, वहां की जनता तब सुरक्षित रहती है जब रूल ऑफ लॉ इज ड्यूली ओबेड एंड ऑब्जर्व्ड and in the everyday sphere everyone gets natural justice। अगर टेररिस्ट आपकी धरती के ऊपर खुलेआम घूमेंगे, मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा, मैं ISI की बात नहीं कर रहा, मैं तो इंसानियत की बात कर रहा हूं। डोंट यू थिंक these people who are bringing a bad name to Pakistan at the international forums where United Nations has also said Maulana Masood Azhar Saab is a known terrorist, जाकी साहब इज इंटरनेशनली नोन टेररिस्ट, ये क्या सच नहीं है? आप हफीज साहब इतने टेररिस्ट, मेरे पास तो पूरी उनकी, अगर मैं नाम आपको लेने लगूं तो मुझे लगता है ये बहस ठीक है। हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपको हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भारत में मेरा मुसलमान भाई उतना ही सुरक्षित है जितना विजय जॉली एक हिंदू होने के नाते सुरक्षित है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव खुले वातावरण हो गया, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया लेड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है जॉली साहब की बातों का जवाब हम पाकिस्तानी पैनल से ले लेते हैं। विजय साहब आपका आर्गुमेंट भी, आपका थीसिस भी बिल्ड हो गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि नाम इधर भी बहुत होंगे, अगर नामों पे चलेंगे तो अवाम को सिर्फ नाम सुनने को मिलेंगे। हम सवाल लें और उसका जवाब दें। जी जनरल साहब, जो उन्होंने बातें की उसका जवाब। जी पहली बात तो ये है कि शीतल इतना लंबा भाषण हमें ना सुनवाएं। हम ये बातें बहुत दफा सुन चुके हैं और बहुत दफा जवाब दे चुके हैं। आर्गुमेंट छोटी होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। ये भाषण नहीं है, दिस इज एविडेंस। ये हम आपको एविडेंस दिए, आप रिव्यू करिए। पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम, मैं चुप हो जाऊंगा? जनता और आवाम की आवाज को चुप मत करिएगा जनरल साहब। आप मेरी आपसे भाषण दे दिया, फिर अभी ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड जी, आपने भाषण दे दिया। एक सवाल करना है, ये भाषण नहीं था, आप भाषण समझते हो। विजय साहब आप भारतीय जनता पार्टी की सुन तो ले। चैनल साहब जवाब दीजिए।
आर्गुमेंट है, भाषण मत बोलिए। मैं एक ज़बान को समझता हूँ। हमें भाषण सुनने भी आते हैं, भाषण देने भी आते हैं। सर कट मी टू साइज, अगर मेरे पास तथ्य नहीं है कट मी टू साइज। चलिए ठीक है आरोप को सुनने के लिए विजय जी बोलते रहे। विजय जी एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। जॉली साहब ने जो तमाम एविडेंस रखी है, जो बातें कही है, उस पर पाकिस्तानी पैनल का क्या जवाब है, वो जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहमान लखवी को लेकर ये गंदा खेल, ये डर्टी गेम जो उनके खुद के अखबार कहते हैं, इससे वो क्यों खेल रहा है, किसके इशारे पर यह सब हो रहा है, कर्नल कॉल क्या है इसके पीछे कहानी? मेरे हिसाब से अगेन ये मेरे को बिलीव नहीं करेंगे, कहेंगे झूठ बोल रहे हैं और आप हिंदुस्तानी ऐसे हैं, बकवास करते हैं, ये वो। देखिए, जो आदमी जेल में एक बच्चा भी पैदा कर सकता है, हमारे यहाँ तो मेरे ख्याल मैंने सुना नहीं है कि एक बंदा जो जेल में उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जो कि उसका लड़का हुआ है शायद, और साथ में डीजी आईएसआई की फोटोग्राफ। आजकल अनफॉर्चुनेटली जो ये सोशल मीडिया है और जो इंटरनेट है उसमें हर चीज आ जाती है, तो डीजी आईएसआई लखवी से गले मिल रहा है, इससे आगे बात निकलती है कि ये एक प्रोटेक्टरेट है ऑफ द आईएसआई। और अगर आईएसआई को कुछ कहीं ना कहीं आर्मी से कुछ धक्का लग रहा है, क्योंकि राहल शरीफ की थोड़ी पॉलिसी 16 दिसंबर के बाद चेंज हुई है, तो टू गेट बैक एट देम ये ड्रामा खेला जा रहा है। और आईएसआई का स्टूज है हफीज सईद, आईएसआई का स्टूज है, ट्विटर पे नहीं चलते, नोन फैक्ट। आई मीन इसमें छुपाने की बात है ही नहीं है, द वर्ल्ड नोज इट। मैं कोई नई बात बता नहीं रहा हूँ। पाल साहब, मुल्कों के ताल्लुकात सोशल मीडिया की खबरों की बुनियाद पे नहीं चलते। हम यहाँ लखवी और आईएसआई कनेक्शन बता रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। अब्दुल, हम लखवी और आईएसआई कनेक्शन बता रहे हैं। भाई साहब, सोशल मीडिया को छोड़ो, इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर चले जाइए, आप किसी पे चले जाइए, कहीं ना कहीं से नकली आता है। नॉन इश्यूज पे जी आपके खुद के टीवी चैनल्स को अगर देख लिए यूट्यूब के ऊपर, उसमें पता चल जाता है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएगी। जी जनरल साहब, जी ये डायलॉग से आप पाल साहब अभी फिलहाल अगर आपने हमें मौका दिया है बात करने का, तो हम ये कहना चाहते हैं कि डायलॉग को मोनोलॉग ना बनाएं, आप हमारी बात भी सुनते जाएं। मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूं कि आपकी जुडिशरी का जनाजा उस दिन निकला जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अफजल गुरु के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कम सबूत है, फांसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं लोगों की ख्वाहिशात का एहतराम कर रहा हूं। ये कोई जुडिशरी सरासर झूठ। ऐसा कब हुआ? ऐसा कब हुआ श्रीकांत जी? आपके अंदर जो पार्टी आपकी बरसरे इख्तियार है, उन्होंने बात की कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आप सुन लें, आप बात सुन लें, जनरल साहब प्लीज कैरी ऑन। आपका एक बीजेपी के रहनुमा ने कहा कि हिंदुस्तान में या रामजादे रहेंगे या दूसरा लफ्ज जो कहा, आप क्या कहाँ से कहा? चीन, जापान, कहा तुरान, ईरान, कहाँ जा रहे हैं जनरल साहब? Being an army man, I expect you to be focused. Being an army man और मेरे बुजुर्ग, जनरल साहब ने असल चेहरा दिखाया आपका। ये सुने शीतल ये भी कहा करे कि मसूद अजहर की तरफ किधर जा रहे हैं। शीतल फोकस करना है तो फिर इसी पे फोकस कहते ना, आईना दिखाया तो बुरा मान गए। जनरल साहब ने आपका असल चेहरा दिखाया है। पूरी कहते ना, परसेप्शन इज मोर स्ट्रॉन्ग देन रियलिटी। पूरी दुनिया कन्विंस्ड है कि अगर कहीं भी सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, कहीं पे नाइंसाफी हो रही है, कहीं पे आप इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं हमारी धरती पर, आपके यहाँ आने को भी तैयार नहीं होते। सुन तो ले। देखिए, मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ, जो दुनिया के एजेंसी द्वारा नामजद टेररिस्ट हैं, सारे पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर साहब, लश्कर तोयबा के हफीज मोहम्मद सईद साहब, हरकते उल अंसार के फजलुर रहमान खलीली साहब, हरकत उल जिहाद के रहमान खलीली साहब, हिजबुल मुजाहिदीन के
डॉक्टर बदर मुनीर साहब, जमायते उल मुजाहिदीन के मौलाना गुलाम रसूल साहब, मुताहिदा जिहाद काउंसिल के सईद सलामुद्दीन जी, अल बदर के अरफीन भाई जी, आप मुझे बताइए क्या ये नॉन टेररिस्ट है या नहीं? क्या इनको इंटरनेशनल एजेंसी ने नॉन टेररिस्ट घोषित किया या नहीं? और ये खुलेआम आपकी धरती पर, आपकी सरजमीन पर। जॉली जी, अब्दुल, हमारे पास भारत और पाकिस्तान के बीच भारत की तरफ से आतंक का मुद्दा हमेशा रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान कभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर सीरियसनेस नहीं दिखाता है, और जिस तरह की हरकतें अब ज़कीउर रहमान लखवी और इन तमाम आतंकियों को लेकर वो कर रहा है लगातार, उससे उसकी इंटेंशंस पे बार बार शक और शुबा होना लाजमी है। हमारी बहस आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल हमारा वक्त खत्म हो रहा है। पाकिस्तान से अब्दुल और आपके पैनल का बहुत शुक्रिया, और हमारे पैनल का यहाँ बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना